मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी भगवान है, लेकिन मैं इस हाउस में खड़े होकर कह रहा हूँ कि भगवान के अवतार हैं। आने वाली पीढ़ियाँ उनको उसी तरह का सम्मान देंगी जो भगवान श्री राम को मिला है। लोग कहते थे 370 जिस दिन हटेगी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्या किसी की आवाज़ निकली? और यदि किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करने की भी कोशिश की, उसका विरोध किया, उनकी जगह जेल में थी। किस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मन को तब बहुत तकलीफ होती है कि जब वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमारी दिल्ली पुलिस के पास कोई अपना अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था जी। अब जयसिंह रोड पर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस को एक शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। मोदी जी ने इस 885 एकड़ ज़मीन के राखी के ढेर पर बोटिंग लेक बनाया है। दिल्ली में लगभग 11 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही तो मेट्रो की रफ्तार में कमी आई, रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। इतनी सारी सौगात मोदी जी ने दी है। अब लंबे समय से दिल्ली के लोग, लगभग 60 लाख लोग दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डीटीसी के लिए एक सिंगल बस नहीं खरीद पाई। उनके समय में दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई थी। हाल ही में एक ज़बरदस्त फिल्म आई है धुरंधर, और हम हैं आज दिल्ली की राजनीति के धुरंधर, जिनको कि दिल्ली की राजनीति का भीषम पितामह भी कहा जाता है। पिछले 40 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय और दमदार तरीके से राजनीति में जनता का पक्ष रखने वाले दमदार सांसद, दक्षिणी दिल्ली के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के श्री रामवीर सिंह जी बिदूड़ी जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, आप जो है पिछले 40 सालों से राजनीति से सक्रिय हैं और काफ़ी आपको यहाँ का एक दो तरह से कहते हैं, खासकर बदरपुर का, आप तो पूरी दिल्ली का भी साइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे अभी हाल ही में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को आप किस तरह गिनाएंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर की है। मैं समझता हूँ कि पिछले 12 सालों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देश में अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो मोदी जी ने पिछले 12 सालों में दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लगभग 60,000 ट्रक्स दिल्ली में हर रोज़ एंटर होते थे जी। दिल्ली को प्रदूषित करते थे। मोदी जी ने लगभग 35,000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली के कई चारों तरफ या पेरिफेरल रोड जो बनाई, दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स की जो एंट्री होती थी वो बंद हो गई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 2 किलोमीटर लंबी प्रगति मैदान के साथ अंडरग्राउंड टनल बनाई, जिसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जबकि 20% दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, उन्होंने नहीं दिया। तब भी टनल का काम पूरा किया गया। लंबे समय से हमारे
फौजी अफसर, फौजी जवान लगातार ये मांग करते रहे कि नई दिल्ली में जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स, जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते शहीद हो गए, एक अच्छा नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए। अब इंडिया गेट के समीप जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, देश के खातिर जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स, जवान शहीद हुए, आज स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित किया गया है, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और मेरा ये मानना है कि मैंने अमेरिका में, वाशिंगटन में अमेरिका का भी नेशनल वार मेमोरियल देखा है, लेकिन यदि आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जो मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल शहीदों की याद में बनाया वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। लंबे समय से मांग चल रही थी जी कि इंडिया गेट के समीप जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, जो छतरी है जी, उस छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाए। जी, मोदी जी ने देशवासियों के उस सपने को भी पूरा किया है। हमारी दिल्ली पुलिस के पास कोई अपना अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था जी, अब जयसिंह रोड पर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस को एक शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। चाणक्यपुरी में पुलिस वार मेमोरियल बनाया है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम आपने देखा है। जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यदि कोई नेशनल, इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस होती थी दिल्ली में, तो हमारे पास केवल विज्ञान भवन था। जी, आज दुनिया भर से लोग आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, अलग अलग देशों के हेड ऑफ द स्टेट आते हैं। 25,000 लोग एक साथ भारत मंडपम में बैठ सकते हैं। आप जाइए द्वारका में, यशोभूमि 27,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने वर्ल्ड क्लास वहाँ इंटरनेशनल सेमिनार होती है, और मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास काम आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप जाइए द्वारका में, लगभग 150 एकड़ ज़मीन में जी, वंदना पार्क डेवलप किया गया है। वर्ल्ड क्लास वंदना पार्क है, जिसकी नींव देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रखी थी, और जल्दी ही प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। जी, आपको मालूम है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है, उसके समाधान के लिए लगभग मोदी जी की सरकार ने हाईवेज के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर जो अंडरपास बनाए गए हैं, लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया अभी तक खर्च किया है। सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आज हम 2 घंटे में देहरादून चले जाते हैं, 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि बदरपुर पावर हाउस बंद हो गया? बदरपुर पावर हाउस की 885 एकड़ ज़मीन पर जी, राखी का ढेर था। राखी उड़ती थी, लोगों के घर में गिरती थी, भोजन पे गिरती थी, लोग कैंसर और टीबी से पीड़ित हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी लोगों को तमाम। मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 850 एकड़ ज़मीन में, उससे छोटा इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। आप उस इको पार्क में जाइए, जल्दी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसमें
योगा सेंटर है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, 50,000 दरख्त लगाए गए हैं, उसमें घास लगाई गई है, अनेक पार्क विकसित किए गए हैं, सफारी बनाया गया है, छोटा सा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और जो सभी को आश्चर्यचकित करती है, जो एक वहाँ की जो उपलब्धि है जी, कि मोदी जी ने इस 885 एकड़ ज़मीन के राखी के ढेर पर बोटिंग लेक बनाया है। वाह। और इस बोटिंग लेक के लिए आप कहेंगे पानी कहाँ से आएगा? ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वाटर जी, लाया जा रहा है। बोटिंग लेक बनके तैयार हो गया है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर जी, प्रधानमंत्री जी इस दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का उद्घाटन करेंगे। हमारे साउथ दिल्ली में ट्रैफिक की भयंकर समस्या थी। जी, मोदी जी के मार्गदर्शन में और श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सराय कालेखां के पास डीएनडी से लेकर कालिंदी कुंज, बदरपुर, मीठापुर, फरीदाबाद, बल्लमगढ़, पलवल, सोना और उसके बाद इस 6 लेन के हाईवे को बड़ौदा मुंबई हाईवे के साथ जोड़ा गया है। इसके ऊपर लगभग 7100 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने खर्च किया है। साउथ दिल्ली के लोग यदि सोना जाना चाहते थे, यदि बड़ौदा मुंबई हाईवे पर जाना चाहते थे तो 3 घंटे लगते थे। अब हम 28 मिनट में सोना पहुंच जाते हैं और 30 मिनट में हम मुंबई बड़ौदा हाईवे को कनेक्ट कर जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो साउथ दिल्ली को बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है जी। इसके साथ साथ मोदी जी ने दिल्ली के अंदर जो मेट्रो का विस्तार किया जी, और अभी उस रफ्तार को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, दिल्ली में लगभग 11 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, तो मेट्रो की रफ्तार में कमी आई, रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन अभी रफ्तार और तेज़ हो गई है। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने हाल ही में मेरे लोकसभा क्षेत्र का जो मीठापुर गांव है, मीठापुर गांव से लेकर जोरबाग तक मेट्रो को मंजूरी दे दी है जी। महरौली के पास किशनगढ़ गांव है, किशनगढ़ गांव से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो को मंजूरी दे दी है। और मेरे लोकसभा क्षेत्र पालम गांव से कीर्ति नगर तक मेट्रो रेल को मंजूरी दे दी है और टारगेट फिक्स कर दिया है कि 2029 तक इस तीनों स्थानों से मेट्रो चल जाएगी। ये व्यवस्था कर दी है। अब मोदी जी के मार्गदर्शन में और श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सिर्फ दक्षिणी दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली को भी लाभ मिलेगा, नई दिल्ली को भी लाभ मिलेगा, दिल्ली के सभी लोगों को लाभ मिलेगा जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि वसंत कुंज नेशनल मंडेला मार्ग से शिव मूर्ति तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। इसके ऊपर भी लगभग 7,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार खर्च करने जा रही है। आपको मालूम है कि अरविंदो मार्ग पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। जो लोग INA से या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कुतुब की तरफ जाते हैं या महरौली गुड़गांव रोड पर जाते हैं तो ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है जी। अभी हाल ही में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लेकर महिपालपुर तक, महिपालपुर से लेकर पालम तक
एलिवेटेड रोड मंजूर किया गया है। महरौली गुड़गांव रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। महरौली बदरपुर रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। यदि आप राहुल शर्मा जी से पूछेंगे कि जब वो अपने ऑफिस से अपने घर जाते हैं तो मथुरा रोड पे कितना भारी ट्रैफिक की समस्या है जी। आज आश्रम चौक से लेकर और बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जहाँ भी इन सड़कों के ऊपर रेड लाइट है वहाँ फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं या अंडरपास बनाए जा रहे हैं और इन परियोजनाओं के ऊपर लगभग 24,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार खर्च कर रही है। अब आप देखें ना, दिल्ली देहात की पूरी तस्वीर बदल गई। ये जो अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाया है जी, आप जाके देखिए ना, जहां हम लोगों को दिल्ली में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारे कम से कम 1.5 घंटा लग जाते थे, अब हम 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये इतनी शानदार जो अर्बन एक्सटेंशन जो रोड दी है वो अपने आप में एक दिल्ली वासियों के लिए बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी। हमारे दिल्ली में रेलवे की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपया भारत के रेल मंत्री जी ने दिए हैं। आज हमारे चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेरे क्षेत्र का बिजवासन रेलवे स्टेशन हो जी, उसको बिल्कुल उसी तरह से विकसित किया जा रहा है जैसे हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है। अच्छा, वेरी गुड। आपको सुनकर हैरानी होगी कि लंबे समय से लोग ये मांग कर रहे थे कि पालम और शाहबाद जहाँ से ट्रेन्स गुजरती हैं रेलवे लाइन से, तो वहाँ कोई अंडरपास नहीं था। अब मोदी जी के सहयोग से, उनकी कृपा हुई, मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया। अब पालम अंडरपास भी बनाया जा रहा है, शाहबाद अंडरपास भी बनाया जा रहा है और लगभग इसके ऊपर 50 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। तो जो वहाँ भयंकर ट्रैफिक जैम था वो अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय गृह मंत्री जी को एक शिकायत की कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर तो बन गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में यदि कोई विकास का कार्य हम करना चाहते हैं हमको बजट नहीं दिया जाता जी। तो मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने दिल्ली के 7 MPs को 1500 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया अलग से और उसमें से 262 करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र में अभी तक खर्च हो चुका है। और जो योजनाएं हमने आज से 2 साल पहले शुरू की थी, विकास योजनाएं, वे लगभग बनकर या वो तैयार हो गई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। तो दिल्ली के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, इसका उतना प्रचार प्रसार नहीं होता। आप मेरे साथ चलिए, मोदी जी की सरकार ने कुतुब मीनार की बिल्कुल बगल में आर्कियोलॉजिकल DDA पार्क दिया है। यदि आप उसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसमें लेक बनाया गया है, फुहारे लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बहुत ही उस एरिया को जो उबड़ खाबड़ था उसको वहाँ पेड़ पौधे लगा के उसको ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप किया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र महरौली में ही, महरौली के समीप जहाँ TB हॉस्पिटल है जी, वहाँ संजय वन है। संजय वन में ही जो हमारे आखिरी हिंदू शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी,
उनकी हवेली थी, जिस कुएं से वो पानी पीते थे वो कुआं था, लेकिन कुआं ख़त्म हो गया था और उनकी हवेली की हालत बहुत ख़राब थी, जर्जर हालत में थी। जी। अब आप चलिए मेरे साथ, हवेली को बहुत उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, रेनोवेट किया गया है। और जिस कुएं से उस समय के हमारे आखिरी बादशाह, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान जी, उनका परिवार पानी पीता था, उस कुएं को पुनर्जीवित किया है। क्या बात है। मैं उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वी.के. सक्सेना जी के साथ उस हवेली का भी, उस संजय वन का उद्घाटन करने के लिए गए थे और कुएं का पानी निकाल के हम लोगों ने पिया। एलजी साहब ने भी पिया, मैंने भी पिया जी। तो एक नहीं, दिल्ली को इतनी सारी सौगात मोदी जी ने दी है। अब लंबे समय से दिल्ली के लोग, लगभग 60 लाख लोग दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं। 1976 के बाद सरकारें आई, सरकारें चली गई, लोग मांग करते रहे कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित किया जाए, उनमें बेसिक एमिनिटीज़ दी जाए, नागरिक सुविधाएं दी जाए। हम बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने एक साथ 1500 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया है। उनके लिए लेआउट प्लान बनाया जा रहा है और इन सभी नियमित की गई कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं दिल्ली और केंद्र की सरकार उपलब्ध करा सके, उसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं इन कॉलोनियों में सड़क बनाने का, सिवर लाइन डालने का। अभी हाल ही में सोनिया विहार में 150 करोड़ रुपए की सिवर लाइन बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। जब आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का नाम लिया तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी 1 साल हो गया है, तो उनकी 1 साल की उपलब्धियां क्या मानते हैं कि क्या उन्होंने 1 साल में अचीव किया है दिल्ली में? देखिए, जहाँ तक 1 साल की बात है, हमारी ये कमिटमेंट थी। विधानसभा के चुनाव से पहले मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था जी। हमारी कमिटमेंट थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में करने का प्रावधान था जी। हम लगातार हाउस में चिल्लाते रहे कि भाई आपको तो कुछ नहीं देना है, आप इस योजना को क्यों नहीं लागू कर रहे हो, क्यों नहीं लागू होने दे रहे हो। उन्होंने लागू नहीं होने दी। हमारी कमिटमेंट थी जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे जी। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। जी। जैसे ही सरकार बनी, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया और आप देखिए कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 या 70 साल से ज़्यादा है जी। चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, सभी के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था केंद्र और दिल्ली की सरकार ने की है। जी। अटल कैंटीन खोली गई है, ये हमारी कमिटमेंट थी। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब दिल्ली का मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने दिल्ली के लोगों को ये वचन दिया था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। जी। पिछले 1 साल में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सड़कों पर 4200 इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं। जी। 4200।
मैं दिल्ली विधानसभा में लीडर अपोजिशन था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डीटीसी के लिए एक सिंगल बस नहीं खरीद पाई। उनके समय में दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई थी। बिल्कुल सही कह रहा है। यमुना 3 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी। आज यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि अगले 3 साल के अंदर हम यमुना को क्लीन कर देंगे और साबरमती नदी की तर्ज पर हम यमुना को डेवलप करेंगे। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार को यमुना की सफाई के लिए यदि विदेश से भी मशीनें मंगानी पड़ी तो उन्होंने मंगाई है। आज साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। दिल्ली में पीने का पानी का संकट है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करके पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। दिल्ली की सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि लगभग 150 MGD पानी उत्तर प्रदेश की सरकार से मिल जाए, मुरादनगर से, और उतना ही हम उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए 150 MGD पानी दे सकें, ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से देंगे। तो कार्य भी आगे बढ़ रहा है। और जब तक हमें हिमाचल और उत्तर प्रदेश से पीने का पानी मिलता है तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने लगभग सभी विधानसभाओं में जहां पानी का संकट है, सैकड़ों ट्यूबवेल लगाकर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। आज जो सड़कें टूटी फूटी थी, डेंस कारपेटिंग का काम चल रहा है। हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज में क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, वहाँ सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली के अंदर लगभग 700 झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। हम झुग्गियों में जाते थे, लोग शिकायत करते थे कि साहब झुग्गी झोपड़ी में जन सुविधा कम्प्लेक्स नहीं है, विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने 700 करोड़ रुपया झुग्गी झोपड़ी में अच्छे से अच्छे जन सुविधा कम्प्लेक्स बनाए जाएं। अभी हाल ही में मैंने ओखला फेज 1 में 60 सीटर्स अभी जन सुविधा कम्प्लेक्स बनाया है, 30 महिलाओं के लिए, 30 पुरुषों के लिए, और उसके ऊपर लगभग 66 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने गांवों के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। तो गांवों में विकास के कार्यों में तेजी आई है, उनका विशेष ध्यान है। जी भाई साहब, आपने गांव की बात करी तो अभी आजकल गांव में कुछ दहशत का माहौल है, कोई ओजोन का मुद्दा चल रहा है। अभी आपने हाल ही में एलजी से भी मुलाकात की थी, तो ओजोन पर जो दिल्ली में जो भ्रम है, मैं चाहूँगा आप उसको इस स्थिति को स्पष्ट करें। देखिए त्रिपाठी जी, दिल्ली में लगभग 92 कॉलोनियों को, 92 अनऑथराइज कॉलोनीज को, जी, जिनको 24 मार्च 2008 को दिल्ली और केंद्र की सरकार ने नियमित कर दिया। जी, और लगभग 1 दर्जन गांव जो प्राचीन गांव हैं, जी, 8 मार्च 2010 को केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों सरकारों ने मिलकर फैसला किया कि हम दिल्ली में ओजोन लागू करेंगे। और जहां ओजोन लगाया गया उसमें 92 अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई, 12 प्राचीन गांव आ गए, कॉमनवेल्थ खेल गांव आ गया, दिल्ली सरकार का जो नया सेक्रेटेरिएट है वो भी उसमें आ गया, जसोला पॉकेट 1 पॉकेट 2 जो डीडीए कॉलोनी है वो उसमें आ गई, मदनपुर खादर रिसेटलमेंट कॉलोनी जो डीडीए की कॉलोनी है, लगभग 10,000 परिवार वहाँ रहते हैं, उसको ओजोन में डाल दिया गया।
और ये ओजोन 10 अगस्त 2010 को लागू हो गया। जी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, एक व्यक्ति हाईकोर्ट में चले गए कि ओजोन में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उसको बंद किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो नई कंस्ट्रक्शन है उसको बंद किया जाए और जहाँ जहाँ ओजोन लगाया है वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाए। लेकिन मैं आपको उससे पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने इस बात के लिए हल्ला किया कि भाई जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो गई हैं, या दिल्ली सेक्रेटेरिएट है, या कॉमनवेल्थ खेल गांव हैं, या 12 प्राचीन गांव हैं, आप इनको कैसे ओजोन में डाल सकते हो? ये तो गलत फैसला है। तब दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग साहब थे, उन्होंने डीडीए की बैठक बुलाई और उस बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि ये गलती से ओजोन लग गया है जी। और ओजोन को हम फिर इसको एफ जोन में ही परिवर्तित करेंगे। ये प्रस्ताव डीडीए में पास हुआ और उसके बाद इस प्रस्ताव को भारत सरकार के यूडी डिपार्टमेंट के पास भेजा गया। यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी मंजूरी दी। भारत सरकार के तत्कालीन जो यूडी मिनिस्टर थे श्री कमलनाथ जी, उन्होंने अपनी मंजूरी दी और 28 सितंबर 2013 को नोटिफिकेशन हो गया इन क्षेत्रों को ओजोन से बाहर करने का। एक व्यक्ति एनजीटी कोर्ट में चले गए 28 नवंबर 2013 को। तो जो नया नोटिफिकेशन आया था डीडीए का, एनजीटी कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। 2 साल तक एनजीटी कोर्ट में मामला चला और 15 जनवरी 2015 को एनजीटी कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। भारत सरकार की जो प्रिंसिपल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट गांव और कॉलोनियों के पक्ष में आ गई। डीडीए ने नए सिरे से बाउंड्री फिक्स कर दी और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जो ओजोन लगाया गया ये गलत था और इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये बात उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग साहब ने कही थी जी, और रिकॉर्ड पे है। तो अभी हमारा इतना ही कहना है, क्योंकि अभी दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के यहाँ डीडी की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बैठक हुई, मैं उसका मेंबर हूँ। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी उसके मेंबर हैं। तो मैंने ये बात प्रमुखता से रखी जी कि ओजोन से इन सभी 92 अनऑथराइज कॉलोनीज को बाहर किया जाए, गाँवों को बाहर किया जाए। दूसरी बात हमने कही कि सरकार का ये मानना है कि दिल्ली में 69 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो एफ्लुएंट हैं, मतलब कहिए कि अमीर बस्तियां हैं। कोई बस्ती अमीर गरीब नहीं हो सकती, आदमी अमीर गरीब हो सकता है। हाँ जी। तो हमने ये भी कहा है कि उनको भी, उनसे डेवलपमेंट चार्जेज लेकर उनको भी रेगुलराइज किया जाए, उनको भी सभी बेसिक एमिनिटी दी जाए। हम अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं कर सकते हैं और ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। तो ये दिल्ली के जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उनके समाधान के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और केंद्र और दिल्ली की सरकार उस मामले में उनका बहुत ही सहयोगपूर्ण उनका रवैया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हाल ही में ओजोन पर बैठक रखी थी और अधिकारियों को निर्देश दिया और ओजोन के अंदर जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो 8 मार्च 2024 में 2008 में रेगुलराइज हो गई थी, उनमें कोई किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। मतलब आप ये स्पष्ट कह सकते हैं कि इन कॉलोनियों में कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई डर ही नहीं। देखिए,
हमने लोगों से अपील की है कि जब तक अंतिम फैसला आता है, जब तक ये 92 अनऑथराइज कॉलोनी ओ जोन से बाहर आती हैं, हमारे गांव ओ जोन से बाहर आते हैं, जो पहले की आबादी है उसको लेकर किसी को कोई चिंता नहीं करनी। 2025 से पहले की जो आबादी है, लोग रह रहे हैं, उनके पास बिजली का कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है जी, हमने लोगों से अपील की है कि वो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। जल्दी जब फैसला आ जाएगा, ये सभी 92 अनऑथराइज कॉलोनी, जब ये उन 1511 जो कॉलोनियाँ जिनको नियमित किया गया उस सूची में जुड़ जाएंगी जी, तो फिर लोग अपना नक्शा पास करवा के बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक अपना घर बगैर किसी डर, बगैर किसी भय और बगैर किसी को पाई पैसे दिए बना सकते हैं। नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, तो पक्के तौर पे कार्रवाई हो सकती है। किसी की पुरानी कंस्ट्रक्शन है, किसी को छुआ नहीं जाएगा। ये व्यवस्था हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने की है। हम उसके लिए उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर, वैसे तो देश भर में, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, हमारी तो जो आबादी है वो दुनिया की, हम लोग आबादी के मामले में नंबर 1 पर हैं। नंबर 1 पे हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। और साउथ में लोग गेहूं नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो 5 किलो गेहूं चावल। क्या कहीं दुनिया में आपने सुना है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार की ओर से दिया जा रहा हो? देश भर के किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया जाते हैं। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक दिया जा चुका किसानों के खाते में गया है। और दिल्ली में भी लगभग 76 लाख लोगों को मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिल रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे देश भर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को घर बना के दिए हैं, लगभग 5 करोड़ घर बना के दिए हैं। और इसके ऊपर भी लगभग 4 लाख, 4.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। तो एक बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया है। इससे पहले कोई मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। गांव गांव में शौचालय बनाए गए हैं, उसके ऊपर एक भारी भरकम धनराशि खर्च की है। जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम हर गांव में जिनके पास शौचालय नहीं है शौचालय बना के देंगे, तो मजाक उड़ाया जाता था। तो आज उसका लाभ विशेष तौर पे ऐसे तो सभी को मिला, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल उसका बहुत लाभ मिला है जी। तो मोदी जी ने इस देश में, जो हमारे पास पहले उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले 7 हमारे पास ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, आज 23 हो गए हैं। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, चाहे वो हमारी रेलवे है, चाहे वो हमारा हेल्थ सिस्टम है। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा है। लगभग अभी 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए हैं। और आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाइए, 2 MBBS डॉक्टर, 14 मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के लोग और 123 तरह के मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं और सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। तो ये ऐतिहासिक काम है या नहीं है? बिल्कुल। हम पूछना चाहते हैं कि इससे पहले भी सरकारें रही, आखिर उन्होंने हमारे जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा सके, तो वो व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में की है। और ये जो 1139
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसके लिए 2400 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम इस साल के अंत तक हम उनको जो हमारा टारगेट है जी, उसको पूरा कर लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा भी मोदी जी की सरकार ने, अब आप जाइए ना, ये सारा जो अपना लुटियन जॉन है, अब इसमें आप देखिए, आज आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, कर्तव्य पथ देखिए आप, और जो हमारे पास अलग अलग मंत्रालयों के जो भवन थे अब उनको बनाया जा रहा है। कई भवन बन के तैयार हो गए हैं। वैसे मैं कुछ लोगों के बारे में, जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी से ही शुरू करता हूँ, इनके बारे में आप एक एक वाक्य में अगर कोशिश करें तो क्या बोलना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी? देखिए, मेरा ये कहना है, मैंने ये बात विधानसभा के अंदर भी कही थी जी, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री जी के बारे में, मोदी जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जी, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि अरविंद जी, आप और आपके विधायक जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी भगवान हैं, लेकिन मैं इस हाउस में खड़े होकर कह रहा हूँ कि भगवान के अवतार हैं। आने वाली पीढ़ियाँ उनको उसी तरह का सम्मान देंगी जो भगवान श्री राम को मिला है और जो भगवान श्री कृष्ण को मिला। ये रिकॉर्ड पे है, मैंने ये बात बोली। और आज मैं नहीं, आज इस देश के लाखों लोग इस बात को कहते हैं। आप देश के लाखों लोगों को छोड़ दो, रामवीर सिंह भदौरिया को छोड़ दो, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फरिश्ता हैं। तो अब आप बताइए कि इससे ज़्यादा हमारे लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। जी, आज एक नहीं, दर्जनों देशों ने उनके देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो मोदी जी को दिया। आज तक दुनिया में किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिला है। ये सम्मान नहीं मिला है। आज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में चिराब नदी के ऊपर मोदी जी ने बनाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में मोदी जी ने दिया है। आज हमारा चंद्रयान 3 चांद पे लैंड कर गया। 370 हट गई। लोग कहते थे 370 जिस दिन हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्या किसी की आवाज़ निकली? और यदि किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करने की भी कोशिश की, उसका विरोध किया, उनकी जगह जेल में थी। अमित शाह जी के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, अमित शाह जी तो मैं यही कहूँगा वो तो मोदी जी के हनुमान हैं। और भाजपा नेता विपक्ष राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल जी अपनी जो राजनीति कर रहे हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। किस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मन को तब बहुत तकलीफ़ होती है कि जब वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शायद पाकिस्तान के नेताओं ने भी भारत के बारे में, भारत की फ़ौज के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में शायद ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। उनको बहुत व्यवहार कुशल होना चाहिए, हर बात बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। हमारी भारतीय सेना की वीरता पर वो उंगली उठाते हैं। और यदि भारत की फ़ौज पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के अड्डों को उड़ा दे, सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दे, तो कभी भी उन्होंने एक शब्द भारतीय फ़ौज की प्रशंसा में नहीं कहा है। तो क्या हमको तकलीफ़ नहीं होती है? क्या देश आज तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की है, तो क्या ये हम सभी के लिए खुशी की बात नहीं है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में? नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत प्रो पीपल है, उनके पास विजन है। और मैं आज कह सकता हूँ उनके बारे में
कि आज हमारे पास श्रीमती रेखा गुप्ता के रूप में नेता भी है, जिसके पास नीति भी है और उनकी काम करने की नीयत भी है। सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और लास्ट वैसा मेरा है, बीजेपी के नए अध्यक्ष सांसद हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में आपको क्या लगता है, क्या है उनके? श्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ लगभग मैं पिछले 13-14 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो वो पार्टी के महामंत्री थे। श्री हर्ष मल्होत्रा जी की जो मैं कहूँ कि उनमें जो क्वालिटीज़ हैं, एक तो बहुत विनम्र है, बहुत कल्चर्ड है, व्यवहार कुशल है। कभी आप उनको गुस्से में नहीं देखेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम से बात करते हैं। कार्यकर्ताओं का कोई निजी काम हो, कोई जनहित का काम हो, उनकी बात सुनते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी के साथ साथ वो बहुत काबिल भी है। उनकी काबिलियत और उनकी ईमानदारी पर हमें नाज है। और जिस तरह से वो चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या पार्टी का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सभी को सम्मान देते हुए और सभी को एक साथ जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, जैसे परिवार का मुखिया होता है ना, सबकी चिंता करते हैं जी। सुबह से लेकर रात तक वो उपलब्ध रहते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में भी वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब तो पूरे दिल्ली भर के कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं। अब जब कार्यकर्ता उनको मिलने जाते हैं तो उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं। कुछ उनकी मुश्किलें भी होती हैं, कुछ उनके सामने कठिनाइयाँ भी होती हैं जी। लेकिन उनसे मिलने के बाद कार्यकर्ता ये जरूर कहता है कि हमारे अध्यक्ष बहुत मिलनसार है, बहुत प्रेम से हमारे साथ बात की और जो भी हमारी समस्या थी हमने उनको बताया, उन्होंने नोट भी की। और कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि यदि कुछ हमने अपना कोई निजी काम कहा है, हम मुश्किल में हैं, तो वो संबंधित अधिकारियों को तुरंत टेलीफोन भी करते हैं, लेटर भी लिखते हैं और इस बात की भी चिंता करते हैं कि कार्यकर्ता मेरे पास आए हैं तो जलपान के बगैर ना जाए। तो बस अब ये थे दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, जिन्होंने दिल्ली सहित देश के तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। देखते रहिए पंजाब केसरी।